my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Viksit Bharat. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां ऐतिहासिक बजट पेश किया है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यह बजट मध्यम वर्ग को देख के बनाया गया है और इससे मध्यम वर्ग के लिए खासा लाभ मिलेगा। इस बजट में क्या खास है, किस किस को इसमें फायदा मिलेगा और किस किस को इसमें नुकसान है, इन्हीं चीजों को जानने के लिए पेश है हमारे संवाददाता सचिन पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। आज लोकसभा में जहां बजट पास हुआ है तो ये बजट मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लिए कितना लाभकारी रहेगा, क्या उनके लिए फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, आइए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं सीए श्री शारद मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का ये बजट है और आप उस नज़रिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, पहला प्रश्न, जो आज ये बजट पेश करा है वित्त मंत्री द्वारा, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं उस बजट को? आज का बजट वित्त मंत्री जी द्वारा 8वां बजट पेश किया गया है और देश में जो मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की ओर दृष्टि रखते हुए इस बजट को बनाने की कोशिश की गई है और प्रयास किया गया है कि हर तबके को, हर सेक्टर को कहीं ना कहीं छुआ जाए बजट के माध्यम से और सबको कुछ ना कुछ प्राप्त हो और देश की तरक्की में सब लोगों की भागीदारी किसी ना किसी तरह ली जाए, ये प्रयास रहा है इस बजट में। सर, इस बजट को मध्यम वर्गीय बजट कहते हैं, तो मध्यम वर्गीय के लिए क्या खास है इस बजट में, थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। मध्यम वर्गीय बजट, अगर आप इस बजट को कहते हैं तो पूर्ण रूप से मैं इसे मध्यम वर्गीय बजट नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि इस बजट में सभी को छुआ गया है, क्योंकि बजट को 4 स्तंभों पे हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो 4 पिलर्स हैं इसके। और जैसे उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात की उन्होंने, उद्योगों की बात की उन्होंने, उसके अलावा हेल्थ की बात की और एक्सपोर्ट्स वगैरह की बात की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि देश में प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि छोटे व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले, मध्यम वर्ग को भी उसका लाभ मिले और जो उच्च वर्ग है उसको भी उसका लाभ मिले कहीं ना कहीं। तो इसे केवल मध्यम वर्ग का बजट कहना तो मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। जिस तरह से आप इसमें देखें, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं जिससे हमारा किसान थोड़ा सा सशक्त हो सके। क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई और भी कई योजनाएं हैं। FPOs के माध्यम से कुछ काम करने का प्रयास किया गया है। तो उन सबको देखते हुए ये माना जाएगा कि किसान को समृद्ध करने को, सशक्त करने का प्रयास किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए, जैसा आप सब जानते हैं, हमेशा से लगता है कि इनकम टैक्स में राहत मिल जाए तो मध्यम वर्ग को राहत मिल गई। तो इनकम टैक्स में तो बहुत बड़ी राहत मिली है। एक मध्यम वर्ग के लिए जो व्यक्तिगत टैक्स है उसकी दरों में काफ़ी बदलाव हुआ है, इससे आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग के लिए राहत है। और कुछ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स में कुछ चेंजेस हैं जिनसे कुछ सामानों की कीमतों पर असर पड़ा है। हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहने को तो लगता ही है कि मोबाइल सस्ता हो गया, लैपटॉप सस्ता हो गया, LCD सस्ती हो गई। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को थोड़ी सी राहत है। सर, इनकम टैक्स की बात नहीं की, अभी जो इसका जो स्लैब कर दिया गया है, 12 लाख तक की सीमा निर्धारित कर दी गई, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, कहाँ तक उचित है ये? हाँ, मध्यम वर्ग की बात करें, मतलब टैक्स पेयर की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उस पर 2 योजनाएं चल रही हैं समानांतर टैक्स के लिए। एक को पुरानी स्कीम कहा जाता है और एक को नई स्कीम कहा जाता है। तो इस बार वित्त मंत्री जी ने पुरानी स्कीम को तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही छोड़ दिया है, उसमें कोई भी बदलाव पे चर्चा नहीं की उन्होंने। लेकिन जो नई स्कीम है उसमें कर की दरों में काफ़ी परिवर्तन किया गया है और अगर जैसा कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, तो इसको इस तरह से देखेंगे, अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आप पे जो भी टैक्स बनता है वो भी एक छूट के माध्यम से समाप्त करके उस पर 0 टैक्स हो जाता है। लेकिन 12 लाख से ऊपर जब आपकी आय जाती है तो उस पर सामान्य जो स्लैब हैं उनके अनुसार गणना करके उस पर टैक्स लगता है। उन टैक्स में के जो स्लैब हैं उनमें भी दरों में बदलाव किया गया है और उस बदलाव से टैक्स पे काफ़ी राहत हुई है। अगर मैं बात करूं, जो अंतिम स्लैब 24 लाख पे जाके समाप्त होता है और आपकी आय 24 लाख है, तो आपको जो पिछले साल टैक्स देना था और जो इस साल टैक्स देना है
मतलब इस बजट के बाद जो टैक्स देना होगा उसमें 1,10,000 रुपए का फ़ायदा होता है। तो इस तरह से देखें तो 12 लाख से लेके और 24 लाख तक के जितने भी करदाता हैं उनके लिए अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से काफ़ी फ़ायदा है। तो 12 लाख पे अगर आपकी आय है तो 80,000 रुपये का टैक्स बचता है सीधा सीधा। तो इस तरह से टैक्स की काफ़ी राहत मिल रही है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे अभी दिल्ली में चुनाव है, तो क्या ये बजट वास्तविक रूप से देश का बजट है या इसको प्रदेश प्रदेश करके एक तरफ पाली में गेंद फेंकी जा रही है? आपने जो बात कही वो काफ़ी हद तक बजट की और बातों को जब देखते हैं तो सामने समझ में आती है। दिल्ली के चुनाव को लक्ष्य करते हुए ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत करदाताओं को लुभाने के लिए, उन्हें वोटर के रूप में बदलने के लिए अपने पक्ष में ये शायद किया गया हो। और इसके साथ ही आप देखें तो जो रीजनलिज्म है, जो स्टेट्स की बात है, बिहार के लिए लक्षित करके काफ़ी योजनाएं लाई गई। तो ऐसा लगता है कि केवल क्या बिहार में ही जो है वो ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, क्या बिहार में ही नए IITs खोलने की ज़रूरत है, क्या बिहार के लिए ही केवल एक मखाना बोर्ड बनाने की आवश्यकता है? मखाना अगर कोई और कहीं प्रदेश में, किसी दूसरे प्रदेश में कोई व्यक्ति उगा रहा है तो क्या वो इससे लाभार्थी नहीं? तो इसे बिहार के लिए मखाना बोर्ड ना कह के अगर देश का मखाना बोर्ड बनाया जाए या देश में एक ऐसी योजना लाई जाती तो लगता है कि ये देश की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम किसी एक प्रदेश के लोगों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति महसूस होती है और लगता है कि ये प्रदेश प्रदेश खेला जा रहा है। सर बजट में महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता है, तो क्या इस बजट में कुछ महिलाओं के लिए कुछ खास है? इस बजट में जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को लेकर वो तो लागू रहेंगी और उनके अनुसार महिलाओं को जो लाभ मिलते रहे हैं अभी तक वो आगे मिलेंगे। विशेष रूप से इस बजट में कुछ अलग से महिलाओं को दिया गया तो मुझे प्रतीत नहीं होता। वैसे हो सकता है अभी विस्तार से बजट पढ़ने पर कुछ समझ में आए, लेकिन वित्त मंत्री जी के भाषण से तो ऐसा कोई भी प्रतीत नहीं होता है। बजट में युवाओं के लिए और रोजगार के लिए क्या कुछ खास है? इस बजट में सीधे सीधे कोई रोजगार के बारे में किसी स्कीम की बात या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं दिखाई देती जिनसे बहुत सारा रोजगार पैदा होता हो। लेकिन चूंकि जो योजनाएं हैं, जिस तरह से टूरिज्म की बात हो रही है, जिस तरह से मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, जिस तरह से सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की बात की है, उससे ये ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं जब वो योजनाएं आगे आएंगी तो उनसे कुछ रोजगार पैदा होंगे। लेकिन जिस तरीके से बाजार की मांग थी और लक्षित था कि कहीं ना कहीं रोजगार को एकदम बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स आएंगी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से नए IITs खोलने की बात हो रही है कुछ और, तो उससे लगता है कि थोड़ा रोजगार तो कहीं ना कहीं आएगा। कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जिस तरह से कुछ योजनाएं आएंगी तो उनसे भी रोजगार कुछ ना कुछ तो पैदा होगा ही। सर अंत में आपसे एक रेटिंग जानना चाहेंगे कि अगर आप इस बजट को अगर रेटिंग देते हैं 10 में से तो कितनी रेटिंग देंगे? देखिए, मैं अगर रेटिंग की आपने जहाँ तक बात की है तो इस बजट को मैं तो 7 रेटिंग दूंगा 10 में से। 7 इसलिए क्योंकि पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं उनको चालू रखा गया है, कम नहीं किया गया, लेकिन नई बहुत सारी घोषणाओं की हम लोग उम्मीद कर रहे थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। महंगाई को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़े इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोजगार की बात कहीं भी सीधे सीधे नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद वाला बजट तो नहीं है ये, लेकिन दूसरी तरफ बहुत निराश भी नहीं करता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये 10 में से 7 की रेटिंग मेरे हिसाब से इस बजट की है। हमारे साथ में हैं CA रत्नेश पांडे जी, जो कि एक एक्सपर्ट भी हैं और CA होने के साथ साथ एक बजट स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं इनको। इनसे जानते हैं कि किस तरीके का ये बजट रहा है और इसमें क्या खूबियां हैं और क्या कमियां रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज ये बजट पेश हुआ, इसको आप अपनी दृष्टि में किस रूप से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो बजट आज पेश हुआ है ये सरकार की तरफ से सभी तबकों को राहत देने वाला है। हर तबके को सरकार ने छुआ है और कहीं ना कहीं हर जगह हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उन्होंने देने की कोशिश की है इस बजट के अंतर्गत। जैसे अगर हम बात करें तो किसानों के लिए भी बजट बहुत अच्छा आया है।
किसानों के साथ जो उनको केसीसी पे लिमिट मिलती थी वो 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। और एक गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लेके आई है पीएम कृषि धन योजना करके, जिसमें लगभग 100 स्टेट्स को 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर फसल को सुधारा जाएगा, फसल की कीमतों को अच्छा दिया जाएगा, किसानों को सपोर्ट किया जाएगा और उनके क्रेडिट को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें जो किसानों के लिए बात की, किसानों के लिए आपने बताया, इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में कुछ खास है? हाँ, महिलाओं के लिए इस बजट में भी खास है। महिला जो इस बार पहली बार जो एंटरप्रेन्योर बनेगी उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसको हम टर्म लोन कहते हैं। तो 2 करोड़ तक का टर्म लोन उनको आसानी से दिया जा सकता है। और रही बात किसानों वाली, उसमें भी चीज़ें कुछ अधूरी रह गई थी। जैसे बिहार में मखाना बोर्ड दिया और बिहार में आपका ग्रीन फील्ड लेके आए हैं जिसमें एयरपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे। और एमएसएमई में भी क्रेडिट लिमिट में बढ़ा के लेके आ रहे हैं, ताकि एमएसएमई में जो नए लोग हैं वो आ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और अपने स्टार्टअप में जो है आगे बढ़ सकें। आपने बिहार की बात की, तो बिहार को पिछले बजट में भी कुछ सौगातें मिली थी। तो ये बजट देश का बजट ना होकर प्रदेश का बजट अगर कहें तो इसको किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि बिहार को निश्चित ही पिछली बार भी मिला था, इस बार भी मिला, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा रहेगी कि यूपी को इस बार कुछ स्पेशल नहीं मिला है। क्योंकि यूपी जो है एक इस समय हमारा यूपी जो है कुंभ की वजह से पूरे विश्व में चमक रहा है, और यूपी को कुछ ना कुछ इस बजट में बहुत अच्छा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। इस बजट को क्या प्रदेश प्रदेश तरीके से एक तरीके से पाले में गेंद खेली जा रही है, इस तरीके से बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट है और उनके ऊपर भी बहुत सारे दारोमदार होते हैं। तो जो उनको अच्छा सही लगा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन्होंने किया है, और आगे ऐसा नहीं है कि यूपी को भी कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। अब बजट में बात करते हैं युवाओं के लिए। युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ नया है, क्या खास इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा युवाओं को दिया गया है, कुछ इस पर चर्चा करें। देखिए, युवाओं के लिए यह है कि कुछ मेडिकल कॉलेज वगैरह में सीटें बढ़ाई गई हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए भी अच्छा किया गया है। युवा आजकल जो पढ़ लिख जाते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप वगैरह, तो स्टार्टअप में भी गवर्नमेंट ने इस बार फंडिंग को बहुत बढ़ाया है, ताकि नए लोग स्टार्टअप में आ सकें और अपना काम आगे बढ़ा सकें। अच्छा, इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ तक लोगों को फायदा है? क्या ये लॉलीपॉप एक तरीके का है या किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, लॉलीपॉप तो नहीं कहेंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट दिया है गवर्नमेंट ने, जो अनएक्सपेक्टेड है लोगों के लिए। हर बार यही सोचा जा रहा था भी 7 लाख से बढ़ा के इस बार 9 लाख या 10 लाख तक कर दिया जाएगा, बट सीतारमन जी ने एकदम इस पे क्लिक 6 मारा है और सीधे उसको 12 लाख तक एग्जम्पशन दे दी गई है। हाँ, 12 लाख तक की एग्जम्पशन जो है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए और बिजनेसमैन के लिए है। अगर यहीं हम गवर्नमेंट या सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें तो ये 12,75,000 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट जब से आई है तब से कुछ ना कुछ नया दे रही है। जैसे 2014 में ये अपना 2.5 लाख तक का स्लैब लेके आए थे, उसके बाद 2019 में 5 लाख तक का स्लैब लेके आए, और 2023 में उसको 7 लाख तक लेके आए, और 2025 में हम तो सब देख ही रहे हैं कि सीधे 12 लाख लेके आए। 1 तारीख को बजट आज पेश हुआ और इसके कुछ ही दिन बाद अभी दिल्ली में चुनाव है। तो ये चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है क्या? इसको चुनावी रणनीति के रूप में देखा तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये जो एक बार ले आए स्लैब, भाई चुनाव तो अभी है, लेकिन ये जो स्लैब लेके आए हैं, जो चीज़ें लेके आए हैं, वो 5 साल तक वर्क करेंगी। निर्मला सीतारमण जी ने एक घोषणा और की थी कि अभी कुछ दिन बाद अभी कुछ इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस लेके आ रही हो, वो क्लियर नहीं करा उन्होंने अपने भाषण में भी। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म कोड, डायरेक्ट सिविल कोड की यूनिफॉर्म कोड की बात चल रही है। अब ये तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, बट उम्मीद है कि कुछ इस तरह का आएगा ताकि एक जनमानस के लिए आम चीज़ों में वो उसको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स होता है क्या, वो समझ पाएगा और चीज़ें जो है सिंप्लीफाई हो पाएंगी। और बजट में एक चीज़ और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा उठा के बैंक में रखते हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत आती थी। बैंक क्या करते थे कि 50,000 के बाद टीडीएस काटना स्टार्ट कर देती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस बार उस चीज़ को डबल कर दिया। 1 लाख तक उनका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। और उनके फेवर में एक चीज़ और भी रही, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं 36 के आसपास, उनको भी गवर्नमेंट ने ड्यूटी से बाहर किया है।
और कैंसर के लिए हर शहर में कुछ नए सेंटर बनाने की भी बात चल रही है, जिससे हमारे बुजुर्गों को बहुत सहायता मिलेगी। गवर्नमेंट जो टैक्स की एक जो नई स्कीम लेके आई है पिछले 2-3 सालों से, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप, बताइए। इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है वो पेपरलेस रिटर्न फाइल होती है। उस रिटर्न को फाइल करते समय आपको अटैचमेंट में कोई भी पेपर नहीं लगाने होते, और इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। कुछ मेल प्रैक्टिस करने वाले लोग और कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो मतलब ITR फाइल करते समय आयकर में एक्सेस छूटे ले लिया करते थे। अगर किसी का हाउसिंग लोन नहीं चल रहा है या 50 तरह की चीज़ें थे, उसको रॉन्गली क्लेम करते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ये न्यू टैक्स रेजिम लेके आई, जिसमें उसने सारी ही डिडक्शन को ख़त्म कर दिया है, ताकि प्रॉपर अगर जो टैक्स कटे वो गवर्नमेंट के पास जा सके। से जानना चाहूँगा कि अगर इस रेटिंग की बात करें तो इस बजट को आप 10 में से कितने अंक रेटिंग के अनुसार देंगे? अगर रेटिंग की बात करें तो इस बजट को मैं 10 में से 7 अंक दूंगा। वजह ये है कि कुछ चीज़ें और बेस्ट हो सकती थी और बेहतर हो सकती थी, जो नहीं हुई हैं अभी, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में वो होंगी।